तब जो है वो एसिडिटी होने के चांसेस हैं और अल्सर्स फॉर्मेशन हैं। सेकंड, डिफेंस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स प्रॉपर नहीं है, लाइक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, और नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स हैं स्टमक के भी, म्यूकोसा सिक्रीशंस एबनॉर्मल नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो अल्कोहल, एस्प्रिन्स और बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाई ब्लड फ्लो, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स हैं कि अल्सर्स क्यों फॉर्मेशंस होती हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो पेप्टिक एसिड सिक्रीशंस एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा डिफेंस, peptic ulcer disease occur when the balance between the aggressive factors and the defensive mechanism is disrupted. Aggressive factors such as NSAIDs, H. pylori, alcohol, bile salts, pepsins, these cause the mucosal defects and cause which is lead to the ulcerations. Second is the defensive mechanism. It is a tight intrinsic pepsin factors, intercellular junctions and mucus and mucosal blood flow and cellular resistance and epithelial renewal. Second major major etiologies is H. pylori infections. Major is H. pylori is the top of the list is H. pylori infections, and second H. pylori infections, and second is the gram-negative bacteria can live in stomachs and duodenums, and it break the mucosal layer and cause the inflammatory response of the bacteria. And gastric acids, it can be lead to the present ulcer formations, activate the pepsin and injure the mucosa, and decreased blood flow causes decrease in mucus productions and bicarbonate synthesis and promote gastric acid secretions. NSAIDs is also called, which is called the inhibit the prostaglandins, and smoking nicotine stimulate gastric acid production. So ओवरऑल अगर हम इन सबको देखा जाए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा एच पायलोरी का है। एच पायलोरी एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्रिएट करती है और म्यूकोजल ब्रेक कर देती है, जिससे मस्कुलर म्यूकोजा एक्सपोज हो जाता है। गैस्ट्रिक एसिड्स अगर सिक्रीशंस ज़्यादा हैं जो कि पेप्सिन के जरिए एक्टिवेट पेप्सिन कर देते हैं। पेप्सिन एंजाइम्स है जो बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वो भी जो है वो ऊपर से म्यूकोजल लेयर की डिस्ट्रप्शन करवा देता है। सेकंड, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है किसी लाइक पेशेंट, अगर हम कहें स्ट्रेस अल्सर्स क्यों होते हैं, तो स्ट्रेस अल्सर्स भी अंडरलाइन काज यही होता है कि ब्लड फ्लो जब जीआई के अंदर कम हो जाएगा वो भी जो है लीड करेगा म्यूकोजल डिस्ट्रप्शन के लिए। एनसिड्स हैं, एनसिड्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी डिस्टर्ब करेंगी, स्मोकिंग निकोटीन के जरिए जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। तो मीन्स ये सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, सब ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं अल्सर्स फॉर्मेशन के स्टमक के अंदर। और यही अल्सर जो है वो अपर जिया ब्लीड के साथ, फिर हमारे पास जब हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 80% पेशेंट जो है अपर जिया ब्लीड के साथ अंडरलाइंग अल्सर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। H. pylori actually gram-negative rods, flagella. H. pylori is the most common cause of peptic ulcer disease. Transmission route is fecal-oral, okay, and secretes the ureas and produce the alkaline environments in the stomach, and almost all duodenal and 2/3 of the gastric patients infected with H. pylori and considered class 1 carcinogen gastric cancers. तो H. pylori बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें। एक तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स का आना, सेकंड जो है वो फिको ओरल ट्रांसमिशन इसका रूट है, और मीन्स ये बाय ओरल टू ओरल ट्रांसमिशंस भी है, फिको ओरल ट्रांसमिशंस भी हैं। और बेसिकली अगर एक एस्टिमेशंस के मुताबिक पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान में प्रेवलेंस एच पायलोरी की राउंड अबाउट 75 to 85% जो प्रेवलेंस है एच पायलोरी की। और एच पायलोरी का सबसे बड़ा इशू ये है, मीन्स अगर हम 10 पेशेंट्स का करवाएं तो 8.5 पेशेंट्स मीन्स राउंड अबाउट 9 पेशेंट जो है वो एच पायलोरी इन्फेक्टेड होते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल ड्यूडेनल एंड 2/3 ऑफ द गैस्ट्रिक जो इन्फेक्शंस हैं, मीन्स ड्यूडेनियम मोस्टली एच पायलोरी की वजह से हो रहा है, और गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है वो मोस्टली 2/3 जो है वो मेजॉरिटी एच पायलोरी की वजह से है। लेकिन हम इसके वाइस वर्सा अगर देखें तो वो पेशेंट्स जिनको इसोफेजियल या गैस गर्ड होता है, तो गर्ड के लिए अंडरलाइन कॉज एच पायलोरी नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? मानूर, listening everyone students? Yes. तो बेसिक ये है कि अल्सर्स के अंदर तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं,
तीनों कंपोनेंट्स मींस ड्यूडेनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स और गर्ड का कंपोनेंट्स भी हैं, लेकिन गर्ड जो है वो बेसिकली एच पाइलोरी की वजह से नहीं होता, लेकिन स्टमक के और ड्यूडेनियम के अल्सर्स जो हैं वो एच पाइलोरी की वजह से होते हैं। जो इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर जो कंटेंट रिफ्लक्स करते हैं तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से होता है। एच पाइलोरी एक्चुअली क्या करता है, ये अल्कलाइन मीडियम को इंड्यूस करता है, तो अल्कलाइन कभी भी गर्ड नहीं करवाएगा। अल्कलाइन बहुत सारी स्टडीज हैं कि गर्ड को प्रोटेक्ट करता है एच पाइलोरी, तो मीन्स के हर जगह पर अल्सर्स के कॉजेज एच पाइलोरी नहीं है, ठीक है। और एच पाइलोरी बेसिकली जो डील कर रहा है वो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स जो है D1 D2 के अंदर अल्सर्स हैं या D3 में जो भी है, इधर जो है बेसिक डीलिंग है। और मोस्टली जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं वो एच पाइलोरी की वजह से हो रहे हैं, और 2/3 जो है वो स्टमक के अल्सर्स एच पाइलोरी के अंदर है। और कार्सिनोजिन जो है, okay, student asking me, सर गर्ड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फिर तो गर्ड का मोस्ट कॉमन एक्चुअली कॉज जो है वो रिफ्लक्स डिजीज है। मींस उसमें कंटेंट्स स्टमक से जो है वो इसोफेगस की तरफ आते हैं, तो कोई भी ट्रांसिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो है उसके TLR की जो है टाइमिंग अगर इंक्रीज हो जाती है, मींस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अगर रिलैक्स है फॉर एग्जांपल, तो स्टमक के कंटेंट जो भी ऊपर की तरफ आएंगे तो वो सारे गर्ड कहलाएंगे। या सेकंड, एसिडिटी जब स्टमक में बढ़ जाएगी तो वो गर्ड करवाएगी, एसिडिटी जो है वो गर्ड करवाएगी। गर्ड एक्चुअली क्या है कि वो डिसकंटिन्यूटी और इन्फ्लेमेशन से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स के ऊपर जो भी कंटेंट्स आते हैं, मींस या तो एसिडिटी बढ़ जाए या फिर जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से जो भी कंटेंट्स ऊपर आएंगे वो उसकी इंजरी करवाएंगे। तो गर्ड एक सेपरेट टॉपिक है, उस गर्ड के अंदर नर्ड भी आ जाता है, नॉन इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस आ जाती हैं। तो सारे जो ऊपर से गर्ड के अंदर आप सिंपल एच पाइलोरी को नहीं रख सकते, गर्ड का कॉज नहीं है ये, ठीक है। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं तो उसके अंदर जो है वो गर्ड को एच पाइलोरी के साथ लिंक किया जाता है, तो वो रॉन्ग होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। और गैस्ट्रिक कैंसर एच पाइलोरी जो करवाते हैं वो डिफ्यूज लार्ज सेल बी सेल लिम्फोमास हैं। तो गैस्ट्रिक कैंसर्स जो है बेसिकली एच पाइलोरी से होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एच पाइलोरी इंड्यूस्ड कैंसर से माल्टोमा, माल्टोमा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास में। सेकंड इज द we are dealing with gastric ulcers. Gastric ulcers is incidence increase with age. Male is more common with gastric ulcer, sorry, and NSIDS. Tumor, actually maltoma, yes, maltoma. Maltoma जो है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमास जो हैं, ये एक्चुअली जो है वो एच पाइलोरी की वजह से होता है। तो यू शुड नोट डाउन द माल्टोमा मे बी इन द एमसीक्यूज। और इंसिडेंस इज इंक्रीजेस विद एज, मेल टू फीमेल रेशियो 2:1, use of NSAIDs associated increased risk of gastric ulcers, less related with H. pylori than duodenal, and 20% of the patient with gastric ulcers have concomitant duodenal ulcers. Okay, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूँ। Second one is the duodenal ulcers. Is the most common in middle age groups. Male to female 4:1 means mostly the male gastric ulcers mostly males के अंदर है। Genetic link, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन अप टू 95% ड्यूडेनल अल्सर्स, इट इज ड्यू टू द एच पाइलोरी इन्फेक्शंस। साइन एंड सिम्टम्स, एपिगैस्ट्रिक पेन इज द मोस्ट कॉमन। पेशेंट जो एपिगैस्ट्रिक पेन्स के साथ हैं, पेशेंट्स वॉक with nights, pain with nights and radiate to the backs and duodenal ulcers over 1 to 3 hours after meal, and often patients from sleep and pain relieved by food, and gastric ulcers may increase the pain while vomiting and relieved it. ये दो पॉइंट्स इसमें सिंपल नोट करने के लिए है। ड्यूडेनल अल्सर्स मोस्टली जो है वो फूड के साथ रिलीव हो जाते हैं एंड एंटासिड्स के साथ। गैस्ट्रिक अल्सर्स मोस्टली फूड के साथ इंक्रीज हो जाता है पेन। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये हिस्ट्री टेकिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड के साथ जो है पेन जो इंक्रीज होता है मोस्टली गैस्ट्रिक अल्सर्स, क्योंकि गैस्ट्रिक जैसे ही आप फूड लेते हैं डायरेक्टली पेन जो है स्टिमुलाई फैक्टर्स स्टमक के ऊपर लगता है, तो खाना खाते जो पेन इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजह से होता है, और पेशेंट उसके वजह से थोड़ा होता है। और एंड सेकंड वन इज द नॉजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न्स, हेमेटेमेसिस और मेलिना,
तो ये सारे जो है वो ड्यू टू साइन सिम्टम। फिजिकल एग्जामिनेशंस, इट्स अनकॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज मींस कोई पेशेंट को मैलिग्नेंसीज नहीं है, सिंपल अल्सर्स हैं, तो उसके अंदर तो कोई स्पेसिफिक फिजिकल आपको साइन नहीं मिलेगा, जस्ट एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस मिल सकती है। और स्टूल टेस्ट का एफओबीटी हम करवाते हैं, तो फिकल ऑक्यूल ब्लड टेस्ट, वो गाइड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो मींस के कुछ ब्लड लॉस, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इंड्यूस होना, पेशेंट को मेलिना भी इसकी वजह से, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजह से हो सकता है सब में। एंड सेक्शन स्प्लैश एक्चुअली क्या है कि ये आपको हम क्लिनिकली बता सकते हैं, इसमें हम स्ट्रेच रखते हैं स्टमक के ऊपर, एपिगैस्ट्रिक, एंड स्टमक को जो है आप जस्ट उसको स्प्लैश करते हैं, तो अगर पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन अराउंड द पाइलोरिस होगी, तो पेशेंट को सक्शन स्प्लैश जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। Differential diagnosis is neoplasms of the stomach, pancreatitis, pancreatic cancers, non-ulcer dyspepsias, and cholecystitis, gastritis, GERD, MI, and not be missed. तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हम अगर टाइम आउट हो जाता है तो उसके लिहाज से देख लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल है, मींस कोई भी पेशेंट्स अगर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आता है, डिस्पेप्सिया के साथ आता है, और एज मोस्टली अगर एज 35 से अबव है, तो आपने ये सारे कॉजेज डिफरेंशियल उसके रूल आउट करने हैं। ये ना कि अंडरलाइन पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी स्टमक में पड़ी हुई हो, पेनक्रेटाइटिस हो, पेनक्रेटिक कैंसर हो। सेक्शन स्प्लैश एक्चुअली जो है वो सेक्शन स्प्लैश आपको जो है यूट्यूब से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो सकेगा। इसमें सिंपल आप स्टेच रखेंगे स्टमक के टिप पर, मींस एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पूरे स्टमक को जो है वो आप उसको थ्रू एंड फ्रो उसको हिलाएंगे, तो आपको जो स्टमक के अंदर कंटेंट्स हैं वो आपको जो है वो सुनाई देंगे कि वो स्टमक के अंदर लग रहे हैं। तो वो सेक्शन स्प्लैश जो है वो जब पाइलोरस के ऊपर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो है वो फीचर्स आने लगते हैं। तो ये मोस्टली ये नॉर्मली भी हमारे पास हो सकता है, मीन्स हम आज अगर जब भी खाना लें, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है हम स्टेच रख कर और अपने पेट को जो है वो थोड़ा सा हिलाएंगे, तो वो सेम जो है हमें वॉइस सुनाई देगी अंदर से, तो ये सेक्शन स्प्लैश होता है। जी, ड्यूडेनल अल्सर्स रिलीव कर देता है, और गैस्ट्रिक अल्सर्स में जो है वो एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है आपने। बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इस तरह पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं, वो भी एपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग की कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो अंडरलाइन जो है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है पेशेंट जब आप ईसीजी करवाते हैं, मींस एटिपिकल जो है वो मायोकार्डियल इंफाक्शंस भी होते हैं, जिसके अंदर टिपिकल पेन्स नहीं होता चेस्ट को। तो ओल्ड एज के अंदर आप एमआई के लिहाज से गर्ड, गैस्ट्राइटिस, कोलिसिस्टाइटिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन है गॉल ब्लैडर की, तो ये आप रूल आउट करेंगे कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, मीन्स पेशेंट को फीवर आ रहा हो, तो पेप्टिक अल्सर के अंदर पेशेंट को फीवर नहीं आएगा। फीवर आ रहा हो, अगर फॉर एग्जांपल पेन है, पेशेंट जॉइंटिस के साथ है और विदाउट जॉइंटिस है, तो पेशेंट को मर्फीज साइन पॉजिटिव है, तो ये सारे कोलिसिस्टाइटिस को इंडिकेट करेगा। आप सिंपल गर्ड करके या पीपीआई देकर पेशेंट को जो है वेट नहीं कर सकते। इस तरह नॉन अल्सर डिस्पेप्सियाज हैं, पेनक्रेटिक कैंसर्स हैं, पेनक्रेटिक कैंसर भी सेम इश्यूज हैं कि आप जो है उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के जरिए इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ओके, यू शुड रूल आउट ऑल दीज important differential diagnosis, okay। Investigations, liver function tests, some routine and baseline investigation, CBC, LFTs, amylase, lipase। Amylase, lipase basically acute pancreatitis को rule out करने के लिए अगर बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है। देन अपर जी एंडोस्कोपीज हैं पेशेंट की। अपर जी एंडोस्कोपीज जो है वो बेसिकली पेशेंट को अलार्मिंग फीचर्स हों, लाइक पेशेंट जो है वो जी ब्लड लॉस कर रहा है, पेशेंट एनीमिया के साथ है, वेट लॉस की हिस्ट्री है पेशेंट्स को, तो कोई भी अलार्मिंग फीचर्स हो तो उसके अंदर आप जो है अपर जीआई एंडोस्कोपीज करते हैं। और पेशेंट्स जो 50 इयर्स और उससे ऊपर हैं और पेशेंट को न्यू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, मींस पेशेंट को प्रीवियसली डिस्पेप्सिया नहीं था, लेकिन 50 ईयर का पेशेंट से और प्लस से, और पेशेंट अब कंप्लेन कर रहा है कि मुझे इंडाइजेशन फील होती है, तो लाजमी नहीं है कि वो पेप्टिक अल्सर्स हों, तो मे बी मेलिग्नेंट अल्सर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए एंडोस्कोपी फर्स्ट रिकमेंडेड है बिफोर गिविंग द ट्रायल ऑफ पीपीआई। पीपीआई का ट्रायल आप यंग पेशेंट्स में दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, आप 2 वीक्स 1 मंथ के लिए कि उससे कितने सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओल्ड एज है तो आप पीपीआई ट्रायल नहीं दे सकते। ओल्ड एज में फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, कि ऐसा ना हो कि आपने पीपीआई ट्रायल दिया, पेशेंट कुछ रिलीव हो गया, कुछ टाइम के बाद मेलिग्नेंसीज जो है वो वर्स हो गई और
पेशेंट जो है वो मेटास्टेसिस के अंदर चले गया, सिर्फ इस वजह से कि हम सिंपल पेप्टिक अल्सर समझते रहे उसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवा रहे हैं? एच पायलोरी के लिए एंडोस्कोपिक बेसिकली एच पायलोरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो मिकोजल बायोप्सी से एंडोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। सेकंड जो है अदर टेस्ट रैपिड यूरिया टेस्ट है एंड कल्चर टेस्ट है, ये सारे इन्वेसिव टेस्ट हैं। और सेकंड नॉन इन्वेसिव टेस्ट के अंदर यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो हम मोस्टली आप देखते हैं एच पायलोरी के टेस्ट वो ज़्यादातर नॉन इन्वेसिव सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें आईजीजी एंटीबॉडी है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है आईजीजी एंटीबॉडी का कि इसमें आप रिस्पांस रेट चेक नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, सीरोलॉजिकल टेस्ट का इशू ये है, मीन्स अगर आपने एंटी एच पायलोरी दी है तो आप इसके टाइटर से जज नहीं कर सकते कि पेशेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया है या नहीं किया, एच पायलोरी फर्दर बॉडी के अंदर है या एच पायलोरी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए हमें सेकंड टेस्ट, या तो हम बायोप्सिस करवाएं या यूरिया टेस्ट जो है अभी तक हैदराबाद में कहीं भी नहीं हो रहा, और कल्चर जो है कल्चर करवाया जाता है और स्टूल एंटीजन्स करवाए जाते हैं। तो स्टूल एंटीजन का हर टेस्ट का अपना कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसमें। तो सेकंड यूरिया ब्रेड स्टूल एंटीजन का इशू ये है कि एटलीस्ट 2 वीक्स तक पेशेंट ने कोई एंटीबायोटिक्स ना लिया, और 2 वीक्स ही तकरीबन पेशेंट ने पहले पीपीआई कोई नहीं लिया हो, लाइक ओमिप्राजोल के अंदर कोई चीज़ नहीं ली हो, तो उसके अंदर स्टूल एंटीजन की जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी पीपीआई के ऊपर है तो स्टूल एंटीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये स्टूल एंटीजन हम लोग टेस्ट करवाया जाता है, माखन भेजते हैं स्टूल एंटीजन के लिए, और इस तरह में भी हो रहा है। और रैपिड यूरियस टेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है। कल्चर कब करवाएंगे? कल्चर जो है फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लाइन एंटी एच पायलोरी दी है, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने सेकंड लाइन दी फिर भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर बायोप्सी के ऊपर अगर एच पायलोरी आ गई है तो थर्ड टाइम के लिए आप कल्चर जो है उसका ग्रोथ के लिए भेजेंगे कि लेबॉर्ट्री हमें बताएगी किस किस्म की एंटीबायोटिक्स फर्दर देनी है। Everyone understand up till now? Can I proceed further? Thank you. Thank you. Management, first step in management are to identify the H. pylori infections and use NSAIDs का users को limit करें, and both of these steps can surprisingly difficult. Markers to increase the risk is prior history of complications, prior refractory productive course, giant ulcers. So presence of considerable depth and dense of fibrin and medium-sized ulcers are also deserves more cautions than the ulcer less than 1 centimeter. सो अल्सर्स के अंदर कौन से मार्कर्स हैं, किस तरह हम ये करें कि कौन से अल्सर्स जो है वो मेलिग्नेंसी के जाने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो ये बेसिकली है कि प्रीवियसली अगर कोई एक अल्सर्स है जो प्रीवियसली कोई कॉम्प्लिकेशन लाइक अपर जी ब्लीड के साथ है, पेशेंट आया हुआ है, तो आपको सेकेंडली लुक एंडोस्कोपीज करनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट वो मेलिग्नेंट अल्सर तो नहीं था उस टाइम, तो वो फर्दर इंक्रीज तो नहीं हो रहा, उसकी बायोप्सीज रिक्वायर्ड तो नहीं है उसके पेरिफेरी के अंदर से कि पेशेंट जो है हो सकता है वो मेलिग्नेंट अल्सर हो जो ब्लीड कर रहा हो। सेकंड जो है वो रिफ्रैक्टरी प्रोएक्टिव कोर जाइंट अल्सर्स, स्पेशली अल्सर्स जो 2 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, एक जाइंट अल्सर्स हैं, तो मोस्टली मेलिग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर अपर जी ब्लीड के साथ पेशेंट आया हुआ है तो हम फिलहाल एड्रेनालिन्स और कॉटरी और हीमोक्लिप्स एप्लीकेशंस कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम फॉलो अप पे सेकंड एंडोस्कोपिस करते हैं तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि वो अल्सर्स के उनकी बायोप्सीज ली जाती हैं, मेलिग्नेंसीज को रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन्स करवाए जाते हैं। डेप्थ एंड डेंस ऑफ फाइब्रोसिस जो है ये क्लियर करना है, मीन्स जितना अल्सर्स नॉस्टी होगा, जितना अल्सर्स मोर डेप्थ के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, जितना अल्सर्स का साइज ज़्यादा है, ये सब रिस्क फैक्टर है। जितना अल्सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ड्रग्स को, ये सब रिस्क फैक्टर हैं कि पेशेंट प्रॉबेबली जो है मेलिग्नेंट अल्सर को डील कर रहा है, और हो सकता है कि बायोप्सी के ऊपर मेलिग्नेंसिस आ जाए और आपको रिसेक्शन करवानी पड़े, सर्जरी करवानी पड़े पेशेंट। एच पायलोरी पॉजिटिव अल्सर्स, एच पायलोरी पॉजिटिव अल्सर्स किस किस्म के हैं? उसमें एंटीबायोटिक है, क्लियरली इंडिकेटेड है, गोल ऑफ ट्रीटमेंट treat one successfully, and it is important to remember H. pylori ulcers recur within 6 months in up to 20% of the patient after apparently successful antibiotic regimen. तो ये रिक्रेंसेस क्यों हो रही हैं? ये रिक्रेंसेस 20% पेशेंट में जब आप एच पायलोरी दे देते हैं फिर भी पेशेंट को 6 मंथ के बाद इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके दो बेसिक इश्यूज होते हैं एच पायलोरी के, एक तो फीको ओरल ट्रांसमिशन के इश्यूज, नंबर वन मीन्स हमारे पास जो है वो हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में।
सेकंड जो है रेजिस्टेंस है, जो आपने ट्रीट किया वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ पेशेंट्स, एच पाइलोरी रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट प्लान देखे जाए तो ट्रिपल थेरापीज हैं। ट्रिपल थेरापीज के अंदर जो है एक तो पीपीआई आपने देना है, ठीक है, सेकंड वन क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है और थर्ड इमोक्सिल। तो ये एग्जाम के लिहाज से ट्रिपल थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से थेरापी से लाजमी आएगा। तो पीपीआई, क्लेरिथ्रो एंड इमोक्सिल, ठीक है। और इनकी डोजेज लिखी हुई है, डोजेज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लाजमी है। अमोक्सिल है 1 ग्राम BD for 14 days, Clarithrol dose, azithromycin, omeprazole. In setting of active ulcers, continue PPI therapy for additional 2 weeks. हम PPI mostly 1 month के लिए एडवाइस की जाती है, और क्लेरिथ्रो एंड एमोक्सिल जो है वो for up to 14 days, 12 to 14 days के लिए एडवाइस की जाती है। Goal: complete elimination of H. pylori. Once achieved, reinfection rates are low and compliance should be. एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स क्या है, और आप पेशेंट को ड्रग्स देने के अलावा भी तो कुछ ट्रीटमेंट करनी है, क्या आप एडवाइस करेंगे? तो उसके लिए आप पेशेंट को जो है कैफीन मींस आप चाय, कॉफ़ी और कैफीन के जितने भी जिसमें ये ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब बंद करेंगे, क्योंकि इस सब के अंदर कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ये सब अल्सर्स करवाते हैं। सेकंड, अल्कोहल को, क्योंकि ये डायरेक्टली गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर करवाता है, तो ये भी आप बंद करेंगे। सिगरेट स्मोकिंग, निकोटिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको आप जो है वो स्टॉप करवाएंगे। एंटासिड्स जो है, these agents can be used to relieve the peptic ulcer symptom except bismuth, they do not help heal ulcers. एक्चुअली एंटासिड्स ये हैं कि लाइक आपने मोस्टली कॉमन नेम सुने होंगे, गैविस्कॉन सिरप्स और लाइक दिस, तो ये एक्टिव नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के अंदर। रोल किसका है? बिस्मथ सल्फेट का सिर्फ रोल है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये क्वाड्रिपल थेरापी के अंदर बिस्मथ जो हमारे पास अल्कोट या अल्कोसिड के नाम से आती है, तो वो बेसिकली आप जो है वो पेशेंट को दी जाती है। ट्रीटमेंट प्लान: नॉट एच पाइलोरी, इट्स medication treatments and PPI and H2 receptor blocker। मीन्स अल्सर्स अगर H pylori की वजह से नहीं है तो आप जो है सिंपल PPI और H2 ब्लॉकर्स जो है वो अप टू 2 मंथ्स के लिए एडवाइस कर सकते हैं, अगर सिंपल अल्सर्स हैं और H pylori अगर नेगेटिव आ जाता है पेशेंट को, और कोई मैलिग्नेंसी के चांसेस भी नहीं है पेशेंट को, तो उसकी सिंपल जो है वो लाजमी नहीं है कि आप एंटी एच पाइलोरी एडवाइस करें। लाइफस्टाइल चेंजेस किस तरह हैं कि लाइफस्टाइल मोस्टली हमारे पास एसिड्स हम अवॉइड करेंगे, और एसिड्स सुप्रेसर्स, एंटासिड्स जो है वो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। स्मोकिंग स्टॉप करें, नॉन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अल्कोहल जो है वो मॉडरेटेशन करें या बंद ही कर दें अल्कोहल को, और स्ट्रेस रिडक्शन हैं, स्ट्रेस के अंदर पहले ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसके अंदर एंजाइम्स एक्सक्रीट होते हैं। और फर्दर प्रिवेंशंस कौन सी हैं? प्रिवेंशन प्रोफिलैक्टिक थेरापीज है, फॉलोइंग पेशेंट विद एनसिड्स इंड्यूस्ड अल्सर्स who require daily NSAID therapies, patients older than 60s, patient with history of peptic ulcer disease, then इन सब पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलेक्टिक आप जो है वो पीपीआई दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं, एक पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ है, बहुत पेन होता है उनको जॉइंट्स के अंदर, और एनसिड्स देने लाजमी है उस पेशेंट्स के लिए, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ है, तो आप उसको हर एनसिड्स के साथ मीन्स अगर वो सुबह शाम बीडी डोज में ले रहा है तो आप उसके साथ जो है वो पीपीआई एडवाइस कर देंगे। इस तरह पेशेंट अगर ओल्डर देन 50 ईयर्स है, हिस्ट्री कॉम्प्लिकेशन है जीआई ब्लीडिंग की, तो उसके साथ एनसिड्स आप रखेंगे। इस तरह स्टीरॉइड्स ले रहा है तो स्टीरॉइड आल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन के वो गैस्ट्रिक अल्सर्स करवाते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक रिजीम्स दैट shown dramatically reduce the risk of NSAID induced gastric ulcers, तो ये एक माइजोप्रोस्टोल से मींस माइजोप्रोस्टोल तो आपके पास डिफरेंट नेम से आ रही है, और ये बेसिकली माइजोप्रोस्टोल जो है वो टेबलेट्स के अंदर माइजोप्रोस्टोल्स इवन टेबलेट्स के अंदर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में डाइक्लोफिन एनसिड्स के साथ माइजोप्रोस्टोल कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती है। तो माइजोप्रोस्टोल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट को है, लेकिन ये मेल पेशेंट्स जो है इसको अच्छा टॉलरेट करते हैं, फीमेल्स नहीं करती, और फीमेल्स के इश्यूज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो मोस्टली डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से, माइजोप्रोस्टोल की वजह से। तो फीमेल्स के अंदर मोस्टली हम लोग जो है वो या फिर जो है माइजोप्रोस्टोल प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अबॉर्शन करवा देती है माइजोप्रोस्टोल।
सेकंड ओमेप्राजोल से, ओमेप्राजोल हम एनसिड्स के साथ दे सकते हैं, लेंसएप्राजोल है। मीन्स ये ड्रग्स हम एनसिड्स के साथ दे सकते हैं जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है पेप्टिक अल्सर का और एनसिड देना भी लाजमी है, उसके बगैर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।